किसी ने भी क्या खूब कहा है जनाब, भरे घर में भी तेरी आहट मिलती नहीं अम्मा। तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुसाले रेशमी, लेकिन तेरी गोद जैसी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, कहीं मिलती नहीं अम्मा। जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है भाग्य का खेल। संजय चाय पीते पीते रसोई में आया और अपनी पत्नी पिंकी से बोला, पिंकी तुम जानती ही हो पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है और ऊपर से कब से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं सोच रहा हूँ अब माँ को अपने इस घर में ले आता हूँ। माँ यहाँ आकर हमारे साथ रहेगी तो राहुल के साथ उनका दिल लगा रहेगा। राहुल को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें भी उसे संभालने में कोई परेशानी नहीं होगी। पिंकी बस मुझे तुमसे यही कहना है, मेरी माँ को भी अपनी माँ समझना, उन्हें कभी सास मत समझना। पिताजी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन आ गया है। मुझसे वादा करो तुम उस खालीपन को भरने में मेरी मदद करोगी। अपनी माँ के लिए चिंतित संजय ने अपनी पत्नी पिंकी से कहा। माना कि सासू माँ के साथ रहने की पिंकी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पति का माँ के प्रति प्यार देखकर वह कुछ बोल ही नहीं पाई। बस एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसने मोक्ष स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन संजय अपनी माँ पुष्पा जी का सामान पैक करवाकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। माँ, बस एक बात याद रखिएगा कि यह घर मेरे और पिंकी से पहले आपका है। इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगे। संजय की बातें सुनकर जहाँ पुष्पा जी अपने बेटे पर गर्वित हो रही थी, वहीं पिंकी अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। पुष्पा जी ने आते ही रसोई घर का सारा काम संभाल लिया था। पिंकी भी अब घर के कामों से निश्चित हो गई थी। पिंकी का मायका शहर में ही था, लेकिन यह सोचकर कि उसके पति का खाना कौन बनाएगा, पिंकी कभी भी अपने मायके रहने नहीं जा पाती थी। लेकिन अब पुष्पा जी के आने के बाद पिंकी अपने बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके रहने चली गई। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई जो तुम्हारी सास यहाँ रहने आ गई। अब तुम किसी भी समय और कितने भी दिनों के लिए हमारे पास रहने आ सकती हो। मायके पहुँची पिंकी से उसकी माँ ने कहा, वह सब तो ठीक है माँ, लेकिन तुम्हारा दामाद तो पूरा की पूरा श्रवण कुमार है। अपनी माँ का तो हद से ज़्यादा ख्याल रखता है। बेटा, तुम्हारी सास बहुत सीधी बनती है। यही सीधापन दिखाकर ही उन्होंने तुम्हारे पति को मुट्ठी में कर लिया हुआ, लेकिन तुम उनके इस माया जाल में बिल्कुल भी मत फंसना, नहीं तो वह तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाएगी। इसीलिए अपनी सास से ज़रा होशियार ही रहना, और ज़्यादा परेशान करे तो उन्हें अपने गांव चलता कर देना। अभी पिंकी का मायके में पहला ही दिन था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा अनमोल ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, या यूँ कहें कि अपनी ही बेटी को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की सलाह देना शुरू कर दिया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। आज संजय का जन्मदिन था और पिंकी भी मायके से आने वाली थी, तो संजय पिंकी को मायके से लेने चला गया। पुष्पा जी को अपनी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो थोड़ी देर के लिए वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गई और लेटे लेटे याद करने लगी कि किस तरह बरसों पहले मैं अपने बेटे का जन्मदिन पर उसकी पसंद का खाना और केक बनाकर उसे सरप्राइज़ दिया करती थी। आज अब इतने वर्षों के बाद वह संजय के साथ हैं, तो उन्होंने उसे फिर से सरप्राइज़ देने का सोचा और बीमार होने के बावजूद भी संजय की पसंद का केक और अन्य लजीज व्यंजन बनाने में जुट गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ बेटे और बहू के आने से पहले उन्होंने सब कुछ तैयार करके रख दिया और कुर्सी पर बैठकर बच्चों के आने का इंतज़ार करने लगी। सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि आज इतने दिनों के बाद अपने बर्थडे पर सरप्राइज़ देकर संजय के बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी और 1.5 साल के राहुल को भी केक बहुत पसंद आएगा। करीब 1 घंटे के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, तो पुष्पा जी ने दरवाज़ा खोला। संजय और पिंकी ने बैग और अन्य सामान निकाल रहे थे, तो पुष्पा जी राहुल को उठाकर अंदर ले आए। इतने दिनों के बाद राहुल से मिलकर पुष्पा जी के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। बेटा बहू जैसे ही अंदर आए तो हैरान रह गए
घर खाने की खुशबू से महक रहा था। संजय बाथरूम से हाथ मुंह धोकर आया तो उसने पुष्पा जी फटाफट रसोई से केक उठाकर ले आई और सारा खाना भी टेबल पर लगा दिया और संजय के आते ही बोली, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, जुग जुग जियो। इतने बरसों बाद माँ के हाथ का बना हुआ केक देखकर संजय बहुत खुश हो गया। संजय ने जैसे ही केक काटा तो पुष्पा जी उसे केक खिलाने लगी। इतने में बहू तपाक से बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, और इतना सब बनाने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लिया होता, हम तो बाहर से खाना खाकर ही आए हैं। बहू की बात सुनकर पुष्पा जी कुछ हैरान सी हो गई। तो संजय बोला, माँ वह बात यह है कि पिंकी के भाई बहन पार्टी की जिद कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया। लेकिन माँ, बाहर आपके हाथ के खाने जैसा स्वाद कहाँ? मुझे तो यह खाना देखकर दोबारा भूख लग रही है। संजय ने केक का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा तो पुष्पा जी ने खुश होकर प्लेट में खाना परोस दिया। जैसे ही पुष्पा जी राहुल को थोड़ा सा केक खिलाने लगी तो बहू ने राहुल को झट से गोदी में उठा लिया। नहीं माँ, हमने राहुल को भी खाना खिला दिया था, उसका पेट भरा हुआ है। यदि वह ज़्यादा खाना खाएगा तो कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, और मुझे भी भूख नहीं है। कहते हुए बहू राहुल को कमरे में लेकर चली गई। लेकिन संजय ने भूख ना होते हुए भी अपनी माँ का दिल रखने के लिए एक चपाती खा ली। यह सब देखकर पुष्पा जी की आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन कुछ सोचते हुए अपने कमरे में बैठी हुई पिंकी के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। खाना खाकर संजय जैसे ही अंदर गया तो पिंकी का फूला हुआ मुंह देखकर कारण पूछा तो पिंकी तो जैसे उस पर बरसने को तैयार ही बैठी थी। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है, जब भूख नहीं थी तो खाना खाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? अरे पर मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन के लिए इतने दिल से खाना बनाया, मेरा फेवरेट केक और बनाकर रखा। उस खाने में मेरी माँ का प्यार था, मैं ऐसे कैसे खाने से मना कर सकता था? अच्छा, 10 दिन पहले की ही बात है, जब आप मुझे मायके छोड़ने के लिए गए थे तो मेरी माँ ने भी आपके लिए खाना बना कर रखा हुआ था, लेकिन आपने उस समय यह कहकर मना कर दिया कि मैं अभी घर से खाना खा कर आया हूँ, पेट में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है, और यहाँ अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाने के लिए पेट में जगह बन गई। तो इसका मतलब तो यह हुआ मेरी माँ के लिए कोई कदर नहीं है आपके दिल में, उनके खाने की थोड़ी भी बहुत इज्जत रख ली होती। पिंकी की बात सुनकर संजय भड़क उठा। किस बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारा। मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही अभी अभी पार्टी करने गया था, और यहाँ सुबह से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए इतना सब कुछ इंतज़ाम करके रखा। हम बाहर से पार्टी करके आए, इस पर भी उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। यदि मैंने उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा सा खाना खा भी लिया तो इसमें तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कहाँ से हो गई? तुम्हें तो केवल अपनी ही माँ की खुशी की फिक्र है, लेकिन मेरी माँ पर क्या गुजरेगी यह तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। इतनी सी बात तो तुम्हारी माँ को भी समझ में आनी चाहिए कि वह हमारी खुशी में ही अपनी खुशी देखें। यदि एक दिन उनके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाते तो कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और यह बातें पुष्पा जी को बाहर तक सुनाई दे रही थी। बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर पुष्पा जी यह देखकर हैरान थी कि उनकी बहू के दिल में उनके लिए कितना जहर भरा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। बेटे की शादी करने के बाद भी जब पिंकी उनके घर आई तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके जीवन में बेटी की कमी पूरी हो गई है। उन्होंने पिंकी को कभी बहू नहीं समझा, लेकिन इस पर भी वह खुश नहीं थी। यह सोचकर पुष्पा जी बहुत उदास हो गईं और मन ही मन में सोचने लगी कि बेटी की बात मानकर यहाँ क्यों चली आई। खैर, जैसे मामला शांत हुआ, कुछ दिन ही बीते हुए थे कि बहू पिंकी पुष्पा जी के पास आई और बोली, माँ जी, विदेश से मेरे बड़े भैया और भाभी आए हुए हैं, तो मैंने आज रात उन्हें खाने पर बुलाया है। उनके साथ साथ मेरे परिवार के सभी लोग भी रात को घर पर खाना खाने के लिए आ रहे हैं।
कुल मिलाकर मेरे घर से 10 लोग तो हो ही जाएंगे और यहाँ के हम लोग भी हैं, तो आज रात के लिए 15 लोगों का खाना बना दीजिएगा। मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है। इतने समय बाद भैया भाभी आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेने हैं। बहू, आजकल के ज़माने में तो ऑनलाइन से खाना ऑर्डर किया जा सकता है, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है, खाना बाहर से ही मंगवा लो। माँ जी, आप तो जानती ही हो मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है और बाहर का खाना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और फिर मेरे भैया भाभी क्या सोचेंगे कि अपने घर पर बुलाया और अपने हाथ का बना हुआ खाना भी ना खिलाया। तुम्हारी बात ठीक है, यदि घर का खाना बनाकर ही खिलाना ज़रूरी है तो मैं खाना बना देती हूँ। डिनर की तैयारी करने के लिए पुष्पा जी दोपहर से ही काम में जुट गई। बिना रुके लगातार काम करते रहने से कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर भी यह सोचकर काम में लगी रही कि अगर बैठ गई तो खाना नहीं बन पाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें चक्कर आने लगे तो वह जाकर सोफे पर बैठ गईं। तब तक संजय भी आ चुका था। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर उन्हें तुरंत चेकअप कराने के लिए ले गया तो पता चला कि बीपी लो हो गया है। मां की तबीयत बिगड़ी हुई देखकर संजय ने पिंकी को प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कह दिया। 2 घंटे बाद जब तबीयत कुछ ठीक हो गई तो संजय अपनी मां को लेकर घर आया। पिंकी ने अपने परिवार के लोगों के आने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी सासू माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसी कौन सी बीमारी थी सासू माँ जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे परिवार वालों का इस घर में आना आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप बीमारी होने का नाटक कर रही थी। इस पर सासू माँ ने कहा, बेटा मेरी तबीयत सच में खराब थी, मैं भला नाटक क्यों करूँगी। लेकिन पिंकी ने अपनी सासू माँ का यकीन नहीं किया। उसके बाद तो उसने उनसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया था। बहू के व्यवहार से कभी कभी तो पुष्पा जी का उस घर में दम घुटने लगता था। कई बार अपने बेटे संजय को अपने पुराने घर वापस ले जाने के लिए कह चुकी थी, पर संजय उन्हें वापस जाने नहीं देना चाहता था और हमेशा टाल मटोल कर देता था। लेकिन राहुल अपनी दादी के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। उसे दादी का साथ बहुत अच्छा लगता था, तो रात को भी जादुई कहानी सुनते सुनते अपनी दादी के पास ही सो जाता था। पुष्पा जी राहुल के सहारे ही अपना समय काट लेती थी। एक दिन पिंकी बाजार में खरीदारी करने के लिए गई हुई थी, तो राहुल को दादी के पास ही छोड़ गई थी। दादी भूख लगी है कहते हुए राहुल पुष्पा जी से कुछ खाना मांगने लगा। राहुल को खाना देने के लिए जैसे ही पुष्पा जी किचन में गईं, तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण एकाएक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। कमर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। पुष्पा जी उठने में असमर्थ थी, फिर भी जैसे तैसे करके फ़ोन के पास पहुंची और अपने बेटे को फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी। संजय जल्दी से घर पहुंचा और अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाया। पिंकी को फ़ोन लगाया। पिंकी, माँ रसोई घर में अचानक से फिसल गई हैं और दर्द के कारण करहा रही हैं। मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं राहुल को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकता, तुम जल्दी से घर आ जाओ। हे भगवान, एक तो जब से आई है तब से बीमारी का बहाना किए बैठी है और अब ये नई मुसीबत ना जाने यहाँ माँ बेटा मुझे चैन से जीने देंगे भी या नहीं। मन ही मन गुदगुदाते हुए पिंकी घर पर आ गई। डॉक्टर को दिखाया और जांच करवाई गई तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ समय के लिए उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी। डॉक्टर की बात सुनकर संजय को कुछ तसल्ली हुई। उसने अपनी पत्नी को माँ का ख्याल रखने के लिए सख्त हिदायत दी और एक कामवाली बाई भी लगा दी, ताकि माँ का ख्याल रखते हुए पिंकी पर बाकी कामों का बोझ ना पड़े। संजय की हिदायत पर पिंकी भी अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखने लगी। उन्हें कोई काम नहीं करने देती थी, उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और पिंकी तो उन्हें बिस्तर से उठने भी नहीं देती थी। पुष्पा जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, कुछ दिन बीते ही थे, पुष्पा जी अब पहले से अच्छी महसूस कर रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पुराने घर में जाने की इच्छा जताई। बस बेटा, बहुत सेवा करवा ली तुम लोगों से, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। इस पर संजय ने कहा, माँ
यह आपका ही घर है, आप यहीं रहेंगी अब हमेशा, कहीं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोचो अगर आप वहाँ उस घर में अकेली होती और यह घटना वहाँ हो जाती तो कौन देखने वाला होता आपको। माँ बेटी की यह बातें पिंकी चुपचाप खड़ी हुई सुन रही थी और बिना कुछ बोले रसोई घर में चली गई। पुष्पा जी को उसके व्यवहार में फिर से बदलाव नजर आने लगे थे। रविवार का दिन था, पिंकी को किटी पार्टी में जाना था। संजय घर पर ही था तो पिंकी ने अपने बेटे राहुल को संजय के पास ही बिठा दिया। राहुल संजय को ज़्यादा परेशान ना करे इसीलिए मोबाइल में फ़ोन में गेम लगाकर उसके हाथ में देकर किटी पार्टी के लिए चली गई। अपने बेटे को फ़ोन लगाकर देते हुए उसे ख्याल ही नहीं आया कि उसका मोबाइल अब अनलॉक हो चुका है और कोई भी उसके मोबाइल से मैसेज पढ़ सकता है। काफ़ी देर से राहुल मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जब तक राहुल मोबाइल पर गेम खेल रहा था तब तक तो वह खुश रहता था, लेकिन संजय ने जैसे ही उसके हाथ से मोबाइल लिया तो वह रोने लगा। तो संजय राहुल से बातें करने लगा। राहुल के साथ हंसते बतियाते संजय ने देखा कि पिंकी के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। पिंकी अभी भी अपना मोबाइल अनलॉक नहीं छोड़ती थी और ना ही कभी संजय को दिलचस्पी होती थी यह जानने की कि पिंकी अपने मायके वालों से क्या बात करती है। मोबाइल बार बार बज रहा था तो संजय ने एक नज़र मैसेज पर पड़ गई। पिंकी बेटा, तेरी सासू माँ ने वापस घर जाने के बारे में कुछ सोचा या नहीं? मुझे तो चिंता हो रही है मेरी बच्ची की, कहीं अपनी सास की सेवा करते करते तू बीमार ना हो जाए। पहले तो हम जब मर्जी तेरे घर आ जाते थे, लेकिन जब से तेरी सासू माँ घर आई हैं मैं तो तुझसे फ़ोन पर ही ढंग से बात नहीं कर पाती। जैसे ही वह थोड़ी ही ठीक होने लगी उन्हें घर वापस भेज देना। इस सास नाम की मुसीबत को अब और ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं है और अगर वह श्रवण कुमार उन्हें जाने से रोके तो मायके जाने की धमकी दे देना। संजय ने जैसे ही रोशनी की मम्मी का मैसेज पढ़ा उसे तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सामने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली उसकी सास के दिल में उसकी माँ के लिए इतनी करवाहट भरी हुई थी। यह सोचकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और उससे भी ज़्यादा बड़ा हैरानी उसे अपनी पत्नी द्वारा लिखे गए मैसेज पढ़कर हुई। माँ, क्या बताऊँ, जब से मेरी सास बीमार पड़ी है मेरे सिर पर तो मुसीबत ही पड़ गई है। तुम्हारे कहने पर मैंने उनसे सीधे मुँह बात करना तो पहले ही छोड़ दिया था और कुछ दिन पहले तक तो सासू माँ कह भी रही थी कि मुझे अपने घर वापस जाना है, लेकिन जब से उन्होंने बिस्तर पकड़ा है यह उम्मीद भी कम ही बची है। ना जाने मुझे कब आज़ादी मिलेगी इस सास रूपी मुसीबत से। संजय की हैरानी अब गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। वह पिंकी के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे जैसे उसका इंतज़ार बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी 7वें आसमान तक पहुंचता जा रहा था। इस बीच संजय ने सारा मामला अपनी माँ के सामने स्पष्ट रूप से रख दिया। संजय की बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम बहू को कुछ मत कहना, यह सब मेरे कारण ही हो रहा है। तू मुझे मेरे घर छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही पिंकी घर आई संजय ने उसे उसका मोबाइल दिया। संजय के हाथ से मोबाइल लेते हुए पिंकी को याद आया कि मोबाइल पर तो उसकी माँ के मैसेज आते हैं, कहीं संजय ने उन्हें पढ़ तो नहीं लिया। उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। संजय के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, संजय ने मैसेज नहीं पढ़े हैं। पिंकी को इस बात की तसल्ली हुई। इस समय संजय ने कहा, चलो पिंकी, आज तुम्हारे मायके चलते हैं। अपनी माँ के घर जाने की बात सुनते ही पिंकी जल्दी से तैयार होकर राहुल को उठाकर आ गई। रविवार का दिन था इसीलिए सभी लोग घर पर ही थे। बेटी दामाद को आया देखकर पिंकी के पिता ने कहा, अरे संजय जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ता तो लेकर आओ। संजय ने बड़े विनम्रता से कहा, नहीं ससुर जी, मैं तो बस आपको आपकी अमानत लौटाने के लिए आया हूँ। संजय की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। कौन सी अमानत? ससुर जी, अपनी बेटी को आप अपने पास ही रखिए, मेरे घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर पिंकी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? साफ साफ बताओ बेटा, बात क्या हुई है?
ससुर जी ने हैरानी से पूछा। तो संजय बोला, ससुर जी, यह बात सासू माँ और अपनी बेटी से पूछो तो बेहतर होगा। मैं यह सब बताकर अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता। कि पिंकी की माँ हैरानी से संजय की तरफ देखने लगी और गुस्से से बोली, दामाद जी, आखिर आपकी समस्या क्या है? कुछ तो बताइए। समस्या तो आप हैं जो अपनी बेटी का घर बसाने नहीं देना चाहती। अपनी पोल खुलते देखकर सासू माँ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरीके से बात करने की? पिंकी गुस्से से चिल्लाई। पिंकी, इसमें गलत क्या है? तुम भी तो अपनी सास के बारे में इस तरह की बात करती हो। मैंने ऐसा कब कहा तुम्हारी माँ के बारे में? तो ठीक है, फिर आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। ससुर जी, पिंकी से कहिए अपना मोबाइल अनलॉक करे। यह सुनते ही पिंकी हड़बड़ा गई और मोबाइल अनलॉक करने से मना कर दिया, लेकिन अपने पिता द्वारा जोर दिए जाने पर उसे मोबाइल खोलकर देना पड़ा। संजय ने वह सारे संदेश अपने ससुर जी को दिखाए जो पिंकी और उसकी माँ ने एक दूसरे को भेजे हुए थे। मैसेज पढ़कर ससुर जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। ससुर जी, सासू माँ यही बैठे बैठे हमारे घर का पूरा कंट्रोल रखती हैं। यह बात कहाँ तक सही है? अपनी बेटी को सही बात समझाने की बजाय घर में कलेश कैसे करना है यह सिखाना कहाँ तक सही है? पिंकी और उसकी माँ के मैसेज पढ़कर ससुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और परिवार के सभी लोगों की हैरानी भरी नज़रें उन दोनों पर टिकी हुई थी। जब सारा मामला स्पष्ट हो गया तो पिंकी और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक गईं। अब पिंकी से कुछ कहते ना बनता, क्योंकि अब सभी को पिंकी और उसकी माँ की करतूत के बारे में पता चल चुका था। पिंकी के पिता ने उसकी माँ को गुस्से से फटकार लगाते हुए कहा, कुछ तो शर्म की होती। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी एक बेटी तो पहले ही तलाक लेकर घर में बैठी है और अब तुम दूसरे का घर भी तोड़ने चली थी। और पिंकी, तुमने आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ससुर जी ने संजय के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमें तो लगा था कि हमारी बेटी अपने घर में सभी को खुश रखती है, अपनी सास की बहुत इज्जत करती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। अच्छा हुआ बेटा, आपने समय रहते इन सब बातों में हमें अवगत करा दिया। अपने ससुर जी को हाथ जोड़ा हुआ देखकर संजय ने बड़ी विनम्रता से कहा, माफ़ करना पिताजी, किसी की बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी माँ के खिलाफ साजिश होते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। बेटा संजय, अब एक काम और कीजिए, हमारा मान रखते हुए आप पिंकी को अपने घर वापस ले जाइए। अपने ससुर जी के कहने पर संजय पिंकी और बेटे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। थोड़ी ही देर बाद पिंकी के पिताजी भी पिंकी की मां को लेकर घर पर आ गए। पिंकी ने अपनी सासू मां के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी, तो पिंकी की मां ने भी अपनी समधम से माफ़ी मांगते हुए भविष्य में उनके परिवार में बेवजह दखल न देने का आश्वासन दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बेटे ने अपनी माँ के लिए अपनी पत्नी को जो सबक सिखाया, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या लड़की की माँ को उसके ससुराल में दखल अंदाजी करनी चाहिए या नहीं? प्लीज़ अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और पास में लगी घंटी को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री राम। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।